बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 11 का 7वां चैप्टर जिसका नाम है साम्यावस्था। आज हम बात करेंगे यहाँ पे जल अपघटन के बारे में। तो आइए समझते हैं पहले जल अपघटन क्या होता है। देखिएगा, जब किसी लवण को जल में हम घोलते हैं, ठीक है, तो लवण का जो धनायन है और जो ऋणायन है जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता में परिवर्तन ला देता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी किसी लवण को जल में घोला जा रहा है तो या तो धनायन या फिर ऋणायन वो क्या करेगा भाई, यहाँ पे जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन जो आयन हैं उनकी सांद्रता में क्या कर देगा, परिवर्तन ला देगा। परिवर्तन कमी भी हो सकती है, परिवर्तन यहाँ पे वृद्धि भी हो सकती है। क्या इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, तो उसे क्या बोला जाएगा, लवण जल अपघटन बोला जाएगा। ठीक है, एक और डेफिनेशन इसकी हम बना सकते हैं, वो क्या है, पीएच के आधार पे। जब किसी लवण को जल में घोला जाता है तो विलयन अम्लीय या क्षारीय हो जाता है, अतः विलयन की पीएच के मान में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि जब भी किसी लवण को जल में हम घोलेंगे तो उसके पीएच मान में परिवर्तन हो जाएगा, क्या कहलाएगा, जल अपघटन कहलाएगा। क्लियर है? अब देखो, आपकी बुक में तो ये एक ही टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, बट मैंने यहाँ पे आपके सामने 4 भागों में इसको बांट दिया। ठीक है, एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है वहाँ पे किसका, CH3 का, बट मैं यहाँ पे आपको पूरी चीज़ें पढ़ाऊँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कभी एग्जाम में आगे क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको ना कर पाएँ। ठीक है, तो देखो भाई 4 प्रकार के हैं। पहले क्या ले रहा हूँ मैं, है ना, पैटर्न को समझना भाई। और मैं आज ही क्लास में इतनी ज़्यादा मेहनत करूँगा, अगली क्लासेस में आपको खुद से करना है ना, अगली क्लास में बताएंगे बट थोड़ा सा तेज कर देंगे वहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, अम्ल क्षार, अम्ल क्षार, अम्ल क्षार, अम्ल क्षार, बातें तो वही है। चेंजेस क्या है, प्रबल अम्ल ले रहा हूँ तो दुर्बल क्षार ले रहा हूँ, प्रबल अम्ल ले रहा हूँ तो दुर्बल क्षार। पैटर्न देखो ना, ऐसे बन सकता है ना, जैसे कि अम्ल और क्षार है, प्रबल अम्ल बन सकता है, ठीक है, और दुर्बल क्षार बन सकता है। और क्या कंडीशन हो सकती है, आप बोलेंगे सर एक बार ये भी कर लो कि आप एक बार दुर्बल अम्ल ले लो, प्रबल क्षार ले लो, दोनों को उल्टा कर लो। ठीक है, एक बार ऐसे कर सकते हैं कि दोनों हम दुर्बल ले लें और एक बार ऐसा कर सकते हैं दोनों हम प्रबल ले लें। ठीक है, यानी कि एक बार तो हमने प्रबल अम्ल ले लिया, प्रबल क्षार ले लिया, ठीक है, सॉरी दुर्बल क्षार ले लिया। अब दूसरी वाले हमने क्या कर दिया, दुर्बल अम्ल ले लिया और प्रबल क्षार ले लिया। अब दोनों को दुर्बल कर देंगे, अब यहाँ पे दोनों को प्रबल कर देंगे। ठीक है, तो एक एक करके हर क्लास में अध्ययन करेंगे इनका। आज की क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा क्या, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर बने लवण का जल अपघटन किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो देखो भाई, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार की, तो वहाँ पे जो लवण बन रहे हैं वो कौन से, NH4Cl, NH4NO3, NH4 का होल पर SO4, ZnCl2। ठीक है, ये सब इसके उदाहरण होते हैं। मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। मैं मान लेता हूँ कि Ba कोई यहाँ पे प्रबल अम्ल है, Ba जो है वो क्या है, कोई प्रबल अम्ल है, ठीक है, जिसका जल अपघटन हो रहा है, ठीक है, एवं दुर्बल क्षार से मिलकर बना हुआ है। ये किससे मिलकर बना हुआ है, Ba को पहले देखो, Ba किससे मिलकर बना हुआ है, यहाँ पे आपका प्रबल अम्ल और ये दुर्बल क्षार से मिलकर बना हुआ कोई लवण है। अब इसका मैं जल अपघटन कराऊंगा, यानी कि इसमें पानी मिलाऊंगा। ठीक है, तो क्या मिलाने वाला हूँ, इसमें HOH मिलाने वाला हूँ। जैसे ही मैं इसमें HOH मिलाऊंगा तो उस समय पे क्या होगा, जो B है ना, ठीक है, वो तो किसके साथ में जाएगा, OH के साथ में, और जो ये H है ना वो किसके साथ में जाएगा, A के साथ में। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि B किस में जाएगा, प्लस में जाएगा, A किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। ठीक है, और इधर H प्लस में होता है और ये OH माइनस में होता है, तो इसी प्रकार से तो बॉन्ड बनेगा, है ना। तो BOH और AH, क्लियर है। तो BOH क्या हो जाएगा, यहाँ पे वीक बेस और यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, प्रबल हमेशा आयन के रूप में रहेगा, ये ध्यान रखना है आपको। ये बात मैं आपको हर क्लास में बताऊंगा, प्रबल हमेशा आयन के रूप में रहेगा। ठीक है, हर बार कहानी यहीं पर आके टिकेगी। आगे देखो, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे, यदि उसको मैं और ज़्यादा डिटेल में लिखना चाहूँ तो Ba है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, B+A- H2O। ठीक है, और इसको यदि और खोलना चाहें यहाँ पे तो H+A- यहाँ पे हो जाएगा। और लास्ट जो समीकरण मिलेगी मुझे, अंतिम समीकरण मिलेगी, वो किस प्रकार से मिलेगी, यहाँ पे आप देखो, A+ से A- हटा सकता हूँ तो कितना बचा, B+, H2O, BOH, H+, यानी कि ये हमारी अंतिम समीकरण, अंतिम अभिक्रिया हमें यहाँ पे मिल गई। क्लियर है। अभी थोड़ा सा थ्योरेटिकल चलेगा, उसके बाद में एक डेरिवेशन आएगा बहुत प्यारा वाला, उसको देखना। इस प्रकार का लवण जल अपघटन धनायनिक होता है। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, धनायनिक होता है। ठीक है, विलयन में जो H+ होता है वो 10⁻⁻7 से ज़्यादा होता है। विलयन अम्लीय प्रकृति का होता है, इसका मतलब pH का वैल्यू 7 से कम है। क्लियर है। ठीक है, चलो जी, अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की।
जो कि है क्या यहाँ पे KH की वैल्यू निकालना, ठीक है, pH की वैल्यू निकालना, है ना। तो ये सब बातों की हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार से मिलकर बने लवण के जल अपघटन स्थिरांक, जल अपघटन स्थिरांक क्या होगा यहाँ पे KH होगा। इसको मैं बताऊंगा आपको KH क्या होता है। जल के आयनिक गुणनफल आप जानते ही पहले से KW, दुर्बल क्षार के आयनन स्थिरांक K भी आप जानते हैं पहले से। इनमें मुझे रिलेशन निकालना है, यानी कि KH KW और KB में मुझे क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। और आगे क्या करना है, तथा इस विलयन के लिए जल अपघटन की मात्रा भी मुझे ज्ञात करनी है, H का वैल्यू ज्ञात करना है। पहली बात तो ये, दूसरी बात H की, और तीसरी बात यहाँ पे pH का वैल्यू। ये तीन चीज़ें मैं निकालूंगा हर केस के लिए, है ना। जैसे आज मैं पढ़ रहा हूँ ना प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लिए, तो ये तीन चीज़ें मैं हर केस में निकाल के बताऊंगा आपको, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे, वापस से वही इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है, कुछ भी परिवर्तन यहाँ पे नहीं किया है, वापस से मैंने वही इक्वेशन लिखी है। क्या आपको नज़र आ रही है क्या, देखो B प्लस प्लस H2O आपको क्या देता है BOH और H प्लस, देख लो ये वाली थी इक्वेशन, B प्लस प्लस H2O गिव्स यू BOH प्लस H प्लस। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, वही अपना सिंपल सा क्या LMA लगाएंगे, LMA लगाएंगे। तो LMA को देख लो आप किस प्रकार से लगा रहे हैं। यदि आप यहाँ पे KI की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है, आयनिक साम्यावस्था में आप KI निकालते हैं, उधर आप KC निकालते हैं, ठीक है, किसमें, रासायनिक में। अच्छा जी, आप देखोगे यहाँ पे से दायां बटा बायां लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा, दायां बटा बायां, है ना। जो नए स्टूडेंट हो वो पहले वाली वीडियो देखो ताकि आपको समझ में है इससे दायां बटा बायां क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना। दाएं का मतलब हो गया कि जो दाहिने साइड पे लिखा हुआ है इक्वेशन में, जो दाहिने साइड पे लिखा हुआ है, यानी कि जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है BOH और H प्लस का सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल, ठीक है। और इधर वाली साइड पे नीचे नीचे क्या आएगा, B प्लस और H2O के सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल। लेकिन 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 ध्यान से समझो, यदि मैं इस H2O के सक्रिय द्रव्यमान को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ KI से, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे क्या बोलने वाला हूँ, KH इसको बोलने वाला हूँ, ठीक है, क्या बोलने वाला हूँ, KH में इसको बोलने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, पहले आपने KW भी सुना होगा, उसको भी मैं बता दूंगा, चिंता मत करो। BOH गुणा H प्लस, और नीचे क्या रहेगा यहाँ पे H, यहाँ पे B प्लस हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखो KH जो है, ठीक है, वो किसके बराबर आ गया, BOH का सक्रिय द्रव्यमान, H प्लस का सक्रिय द्रव्यमान और B प्लस के सक्रिय द्रव्यमान के बराबर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो ये वाली इक्वेशन इसके बराबर थी। आगे देखेंगे, अब इस निकाय में क्या हो रहा है, दो तरह के साम्य स्थापित हो रहे हैं। पहला तो H2O किस में परिवर्तित हुआ है, H प्लस और OH में। अच्छा, यदि मैं इस पे LMA लगाता हूँ तो इस पे LMA कैसे लगेगा, देखो ना भाई, KW बराबर H प्लस का सक्रिय द्रव्यमान और OH माइनस का सक्रिय द्रव्यमान। यदि मैं BOH में देखता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे LMA कैसे लगाऊंगा, तो आप देखेंगे B प्लस OH माइनस अपॉन BOH, ठीक है। आगे देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, जो यहाँ पे अपनी समीकरण नंबर 2 और 3 है, ठीक है, उन दोनों का सहारा ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 3 का भाग दे रहा हूँ, ठीक है। 2 कौन सी थी, KW वाली, तो इसमें इसका भाग यदि मैं देता हूँ तो ऊपर क्या आना चाहिए, H प्लस OH माइनस आना चाहिए, तो H प्लस OH माइनस तो आ गया, और BOH उल्टा होकर के जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे BOH आ गया। अच्छा, नीचे क्या बनना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर नीचे यदि देखा जाए तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए, नीचे की साइड में आपका B प्लस OH माइनस होना चाहिए, जो आपका यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अच्छा, एक बात आप यहाँ पे ध्यान से समझोगे, क्या समझेंगे भाई, सर OH माइनस OH माइनस खत्म हो गया। आप देखो यहाँ पे KW बाई KB यदि आप देखते हैं तो क्या आया यहाँ पे H प्लस BOH B प्लस। सर ये तो जाना पहचाना लग रहा है, सर ये तो जाना पहचाना लग रहा है। सर जाना पहचाना कैसे लग रहा है, सर KH आपने नहीं दिखाया था अभी, देखो भाई KH आपने दिखाया था, BOH अपॉन BOH गुणा H प्लस, इन दोनों का सक्रिय द्रव्यमान मतलब, और नीचे B प्लस, ठीक है। तो शायद यही यहाँ पे आया है BOH H प्लस B प्लस, तो ये क्या आ गया यहाँ पे KH आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया KW बटा KB बराबर क्या आ गया आपका, KH के बराबर आ गया। ये पहला रिलेशन हमारा यहाँ से निकल करके आया, ठीक है। इसके आधार पे आप और भी देख सकते हैं चीज़ें यहाँ पे, यदि आप KH, चलो उसकी मैं बात कर लूँगा, जब pH बताऊँगा वहाँ पे उसको बता दूँगा, ठीक है। अभी याद रखो जो यहाँ पे रिलेशन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, KW में KB का भाग दिया जाए तो क्या आता है यहाँ पे KH हमें मिलता है। क्लियर है, बोलो भाई। आगे भी बात करूंगा इसलिए ध्यान रखना है इसको भी, है ना, वहाँ पे सीधा लिख दूंगा। अब दूसरी बात क्या थी यहाँ पे, जल अपघटन की मात्रा, जल अपघटन यानी कि H की वैल्यू मुझे निकालनी है ना। H की वैल्यू निकालने के लिए वापस से वही बात हम करेंगे जो हम पहले से करते आए हैं। सबसे पहले क्या, प्रारंभ में मोल, उसके बाद में साम्यावस्था, उसके बाद में सक्रिय द्रव्यमान, उसके बाद में सांद्रता। तो देखो भाई B प्लस प्लस H2O आपको क्या दे रहा था यहाँ पे, BOH प्लस H प्लस दे रहा था, A माइनस तो घट ही गया था। अच्छा जी, आगे देखो भाई, प्रारंभ में मोल मैंने 1 लिए तो इनके तो 0 0 रहेंगे, स्टार्टिंग में तो कुछ बना ही नहीं है। अच्छा, H मोल मान लो यहाँ पे
अपघटित हो गए तो यहाँ पे बचे कितने हैं, 1 माइनस एच बचा हुआ है, यहाँ पे एच बचा हुआ है, यहाँ पे एच बचा हुआ है। सक्रिय द्रव्यमान के लिए सर वी से आप यहाँ पे डिवाइड करते थे, तो कर दो यार, वी से डिवाइड कर दो। ये लो जी, किसको सर, ये मोल होते हैं। देखो भाई, एक्टिव मास बराबर क्या होता है, मोल बटे वॉल्यूम। ठीक है, तो मोल कितने थे, 1 माइनस एच थे, वी से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, और एक और बात मुझे पता है, क्या सर, C बराबर 1/v होता है। तो जहां पे 1/v नजर आ रहा है वहां पे C रख देंगे, C रख देंगे, C रख देंगे, और ये यहाँ पे सांद्रता, और इसी के आधार पे हम आगे फिर से बात करेंगे किसकी, LMA की। तो आइए भाई LMA की बात करते हैं, फिर से LMA आ गए यहाँ पे। ये लो जी, बहुत ही काम की चीज़ है सर ये तो। हाँ देखो भाई, KI यदि निकालते हैं तो KI कैसे निकालेंगे, निकाल के दिखाएं क्या, चलो जी निकाल के दिखा देते हैं। KI यदि निकालना चाहते हैं तो देखेंगे भाई, KI निकालने के लिए आपको ये वाली इक्वेशन चाहिए, तो BOH क्या लिखेंगे आप, BOH का सक्रिय द्रव्यमान और गुणा H प्लस का सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल बटे H2O और B प्लस, है ना, H2O और यहाँ पे भैया B प्लस आपका आ गया। अच्छा, अब आगे समझो बातों को थोड़ा सा और। अच्छा, अब यहाँ पे आप सक्रिय द्रव्यमान रखना चाहते हैं, इनकी सांद्रता रखना चाहते हैं, तो क्या होगा भाई, ऊपर देखेंगे तो BOH का क्या है बेटा, देखो भाई HC, और H प्लस का भी क्या है HC, तो HC गुणा HC, नीचे क्या आएगा H2O, H2O तो कुछ भी नहीं है, है ना, और ये क्या है 1 माइनस HC, 1 माइनस क्या हो गया यहाँ पे 1 माइनस, है ना, 1 माइनस HC। क्लियर है इतनी बात, ठीक है, यानी कि यहाँ तक तो आ गया। ये लो जी, अब देखो एक बात ध्यान से समझना, यहाँ पे जो अपना एक बचा हुआ है कौन सा, H2O वाला, ठीक है, उस रिलेशन को समझना। H2O को यदि मैं यहाँ पे KI से मल्टीप्लाई करता था इस वाली साइड पे, तो यहाँ पे क्या आता था, KH आता था, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा HC गुणा HC, है ना। मैंने क्या किया, यहाँ पे H2O को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि KI गुणा H2O का सक्रिय द्रव्यमान क्या हो जाता है, KH हो जाता है। ये मैंने वैल्यू यहाँ पे KH रख दिया, ठीक है। अच्छा, नीचे देखेंगे 1 माइनस H गुणा C से C खत्म करो, कितना बच जाएगा, H स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस H यहाँ पे हमारा बच जाएगा, ठीक है। ये किसका वैल्यू आएगा, KH का आया है भी, तो अपन को निकालना किसका है, अपने को यहाँ पे H का वैल्यू निकालना है। तो KH का तो इतना आ गया, क्या इतना विजिबल है क्या सभी को, ठीक है। ये जो नीचे लिखा हुआ है नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे देख लो भैया, KH बराबर जो नीचे लिखा हुआ है वो ये लिखा है, H स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस H, ये बात ये लिखी हुई है, ठीक है। बड़े आगे, अब वापस से वही बात हम करेंगे। सर आपने पहले भी यही किया था, यहाँ पे x आता था, उसको आप 1 से छोटा मान लेते थे, तो वापस से वही, यदि हम h को बहुत छोटा लेके चल रहे हैं, किससे, 1 से, तो 1 माइनस जो h है, जो 1 माइनस h है वो 1 के बराबर हो जाएगा, और KH बराबर क्या आ जाएगा, H स्क्वायर C के बराबर आ जाएगा। बोलो भाई, यानी कि जो अपना KH है वो H स्क्वायर C के बराबर आ गया। अच्छा, H स्क्वायर C के बराबर आया है, या फिर उसको हम एक और बात लिख सकते हैं, C की जगह यदि मैं 1/v लिख देता हूँ तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार की कंडीशन होगी, और यदि मैं C रहने देता हूँ तो कुछ इस प्रकार की कंडीशन होगी। क्लियर। अब देखो, यदि मैं H का वैल्यू यहाँ पे निकालना चाह रहा हूँ, तो H का वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझना। H का वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अलग से समझा देता हूँ मैं। जैसे कि KH है बराबर क्या है, H स्क्वायर अपॉन V है ना, और एक तरफ अपन लेके चलेंगे KH इज इक्वल टू H स्क्वायर C। अच्छा, इसमें देखो, इसमें यदि आपको H की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये क्या आएगा, KH गुणा V। अच्छा, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, H स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V के, तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ V। पहली बात तो यहाँ से ये आई। देखो भाई, KH क्या है, कांस्टेंट है, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, समानुपाती का चिन्ह लगा दो। अच्छा, ये क्या है, H स्क्वायर सीधा समानुपाती है V के, तो H किसके समानुपाती हो जाएगा, रूट ऑफ V के। और यहाँ से यदि चीज़ों को देखोगे तो यहाँ पे क्या पता चलेगा आपको कि H स्क्वायर बराबर है किसके, KH बटे C के, ठीक है। KH कांस्टेंट है तो हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन H स्क्वायर को 1/c के समानुपाती कर दो, और H को क्या कर दो, 1/√c कर दो। यहाँ पे आपको एक बात पता चल रही है, सर आप जैसे जैसे H का मान बढ़ाओगे, सॉरी V का मान बढ़ाओगे, H का मान यहाँ पे बढ़ता रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप C का मान यदि यहाँ पे बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, C का मान बढ़ाना चाह रहे हैं, तो H यहाँ पे क्या होगा, घटने लग जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ आपको मिली है, यही चीज़ आपको वहाँ पर मिली है, ठीक है। समझ पा रहे हैं बातों को, बोलो भाई, ये समझ नहीं आया तो इसको तो देख ही लो, ठीक है। इस प्रकार से H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, 1/√c के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, रूट ऑफ V के। क्लियर है इतनी बात, बड़े आगे।
चलो जी, 2 बातें कर ली, 3 बातों का बोला था, प्रॉमिस था मेरा, है ना। तीसरी बात कौन सी? तीसरी बात थी भैया पीएच का वैल्यू निकालना। पहला तो हमने के एच, के बी और के डब्ल्यू में संबंध निकाल लिया। अब किसकी हम बात कर, उसके बाद किसकी बात की हमने यहाँ पे? एच की वैल्यू निकालने की। अब किसकी बात करेंगे? पीएच की वैल्यू निकालने की। ठीक है, वापस से उसी इक्वेशन पे आ जाओ, वापस से वही इक्वेशन। सांद्रता हमारी ये निकली थी, ठीक है, एच सी, और ये एच सी, वापस से वही। देखो भाई H प्लस जो था, ठीक है, मैं सिर्फ एक को लेकर चल रहा हूँ। H प्लस किसके बराबर है यहाँ पे? H डॉट सी के बराबर है। अच्छा, H डॉट सी के बराबर है, यानी कि सर यदि मैं यहाँ पे H की वैल्यू रख दूँ तो कितना मज़ा आ जाएगा। बोलो भाई, H की वैल्यू क्या थी? देखो भाई, H की यदि मैं वैल्यू देखना चाहूँ तो H की वैल्यू क्या थी, ध्यान से समझना। H की यदि यहाँ से वैल्यू निकालना चाहें तो H की वैल्यू देखो भाई, ये वाली ले सकते हैं, ठीक है। V वाली लेना चाहो तो V वाली ले लो, ठीक है। C वाली ले लो, एक काम करो ना, C वाला दिया हुआ है तो आप C वाली वैल्यू यहाँ पे लेके चल सकते हो, ठीक है। देखो भाई, के एच बराबर किसके? एच स्क्वायर डॉट सी के बराबर है, ठीक है। समझना बातों को, जो यहाँ पे के एच है वो किसके बराबर है? एच स्क्वायर डॉट सी के बराबर है। और के एच क्या था? के डब्ल्यू बाई के बी था, और ये क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर डॉट सी। अच्छा, यहाँ से यदि मैं देखूँ, ये इक्वेशन तो आपको पता ही है ना, ठीक है, ये इक्वेशन तो आपको पता ही है। ये इक्वेशन क्या थी? के एच बराबर एच स्क्वायर सी थी, ठीक है। अच्छा, के एच की वैल्यू कितनी थी? तो आप बोलेंगे सर के डब्ल्यू अपन के बी था, ऊपर डब्ल्यू था नीचे बी था, बराबर क्या? एच स्क्वायर डॉट सी, ठीक है। अच्छा, आप देखो यहाँ पे एक बात देख पा रहे होंगे, यदि मैं एच की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहूँ बहुत ही प्यार से, तो सर पहले तो सी को नीचे भेज दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और पूरे के ऊपर क्या लगा दो? रूट लगा दो, यानी कि ये हमारा यहाँ से फॉर्मूला हो गया कि h की वैल्यू आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। और इसी h की वैल्यू को मैंने कहाँ पे रखा? इसमें रखा, ये लो जी। अच्छा, नीचे कितना है? रूट सी है। ऊपर कितने हैं? यहाँ पे 2 बार रूट सी है ना। यदि इस सी को मैं अलग अलग लिखना चाहूँ तो रूट सी गुणा रूट सी यही लिखूंगा, तो आप देख पाएंगे एक रूट सी से एक रूट सी तो खत्म हो गया। तो रूट सी बचा कहाँ पर है? वो ऊपर वाली साइड में बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे के डब्ल्यू के साथ में क्या आ गया? सी आ गया, और नीचे के बी। सर रूट कहाँ गया? रूट को ध्यान रखना, रूट को आप क्या लिखते हैं हमेशा? 1/2 पावर में, है ना, 1/2 पावर में, यानी कि पावर में क्या लिख सकते हैं आप इसको? 1/2 आप लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया यहाँ पे? H प्लस बराबर क्या आ गया? के डब्ल्यू डॉट सी अपन के बी की पावर 1/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझना बातों को। अब यहाँ से कहानी थोड़ी सी परिवर्तित होगी। अब यहाँ पे बात आ जाएगी किसकी? लॉग की। अब हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे क्या? लॉगरिदम की सहायता हमें लेनी पड़ेगी। लॉगरिदम की सहायता लेने के लिए उसके पहले आपको सूत्र पता होने चाहिए कि लॉगरिदम की प्रॉपर्टी क्या है। 1 से 2 प्रॉपर्टी है, एक झलक में देख लो क्या क्या होती है, ध्यान से समझेंगे। यदि मैं बात करता हूँ सिर्फ और सिर्फ जिनको मार्क कर रहा हूँ उन पे आप ध्यान दो, और बाकी पे ध्यान नहीं देना अभी, है ना। पहली बात तो आप ध्यान रखना कि log m डॉट n क्या होता है। यदि गुणा में आ जाए, जैसे कि log है, इसके अंदर क्या है? m डॉट n है, m गुणा n है। यदि गुणा में आ जाए तो आप क्या करो? m को अलग कर दो, n को अलग कर दो, और बीच में क्या लगा दो? प्लस लगा दो। यदि यहाँ पे डिवाइड आ जाए तो m को अलग कर दो, n को अलग कर दो, और यहाँ पे बीच में क्या लगा दो? माइनस लगा दो। यदि log m की पावर n है तो ये n कहाँ पे आ जाता है? आगे आ जाता है, यानी कि ये क्या बन जाता है? n log m बन जाता है। क्लियर है? यानी कि ये 3 चीज़ें तो हमें यहाँ से समझ में आई। अब बाकी जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले देखो समझना, मैंने क्या किया अब यहाँ पे, यदि मैं दोनों साइड पे log ले लेता हूँ, है ना, कैलकुलेशन पे ध्यान देना भाई, कैलकुलेशन में गड़बड़ करना, है ना। यदि मैं यहाँ पे दोनों साइड पे log ले लेता हूँ तो इधर क्या बनेगा? तो आप बोलेंगे सर इधर बनेगा log बेस 10, बेस 10 लेकर के चलेंगे, ठीक है, ई लेकर के ना चलेंगे, log बेस 10 h प्लस। और इधर क्या रहेगा? तो आप बोलेंगे सर इधर भी यदि आप log ले लेते हैं तो ये कुछ इस प्रकार का बना था, देखना। ये तो इधर इस वाली साइड तो आपको पता ही चल गया, log ऑफ बेस 10 h प्लस, और इधर क्या था? तो आप बोलेंगे सर इधर क्या था? के डब्ल्यू डॉट सी, log ऑफ के डब्ल्यू डॉट सी अपॉन के बी की पावर 1/2। तो आपको पता है सर अभी प्रॉपर्टी आपने बताई है, कौन सी? ये वाली 3rd नंबर प्रॉपर्टी। log m की पावर यदि n दे रखा हो तो ऊपर जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, यहाँ पे इसकी जो पावर है वो आगे आ जाएगी, और ये क्या हो जाएगा? 1/2 log ऑफ के डब्ल्यू डॉट सी अपॉन के बी। अब एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी, कौन सी? बोलो भाई, एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे लग जाएगी, देखना भाई। 1/2 बाहर है तो ये दोनों जगह गुणा होगा, और अंदर क्या आएगा? देखो log ऑफ m बाई n, और उसको हम क्या लिखते हैं? log m माइनस log n। तो देखो भाई log ऑफ के डब्ल्यू डॉट सी, ठीक है, माइनस log ऑफ के बी
पहली बात तो ये आया। अब एक और प्रॉपर्टी लग सकती है सर, यहाँ पे देखो इस वाली जगह भी है, यहाँ भी गुणा हो रहा है, ठीक है, इसको भी फिर से लगा दो, और 1/2 तो गुणा में चल ही रहा है ना, 1/2 देखेंगे log ऑफ के डब्ल्यू, डॉट था तो प्लस आ जाएगा, log ऑफ सी, और यहाँ पे log ऑफ के बी। अब क्या करेंगे सर, 1/2 है, 1/2 को इसके साथ गुणा कर दो, इसके साथ गुणा कर दो, इसके साथ गुणा कर दो। कैलकुलेशन काफ़ी इजी है, सिर्फ log को समझने वाली यहाँ पे बात है, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, देखना भाई, यदि हमने यहाँ पे दोनों तरफ log लिया तो उससे क्या है, log ऑफ 10h प्लस सर 1/2 log ऑफ के डब्ल्यू, 1/2 log ऑफ सी, और 1/2 log ऑफ बी। सर 1/2 कहाँ से आया भाई, यहाँ तक कर लिया तो इसके आगे ये भी तो करोगे ना, 1/2 से गुणा करोगे, 1/2 से अंदर गुणा करोगे, 1/2 से वहाँ पे गुणा करोगे, यानी कि सी वाला और के डब्ल्यू वाला तो पॉजिटिव है और के बी वाला यहाँ पे नेगेटिव है। तो क्या हमारा सही है क्या, बिल्कुल हमारा सही है, ठीक है। चलो जी, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पे समझना, अब मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, दोनों पक्षों में मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे माइनस से गुणा करने वाला हूँ, ठीक है। उसको करने का भी एक तरीका है, वो क्यों कर रहा हूँ उसका रीज़न भी जानेंगे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों पक्षों में मैंने क्या किया, माइनस से गुणा किया। जैसे ही मैंने माइनस से गुणा किया तो इधर जो प्लस था वो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जो माइनस था वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इधर देखो log h किस में था, प्लस में था, ये माइनस हो गया, ये भी प्लस में था, ये भी प्लस में था, लेकिन ये बेचारा माइनस में था तो वो प्लस में हो गया, ये माइनस हो गया, यहाँ पे ये माइनस हो गया। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आपके सामने लिखा हो माइनस ऑफ log ऑफ h प्लस, क्या लिखा हो, माइनस ऑफ log ऑफ h प्लस, ये रहा जी, सिर्फ इसको ध्यान रखो आप तो, ठीक है, बाकी को बाद में करेंगे। ये वाला यूज़ कर लिया, ये वाला यूज़ कर लिया। अब देखो यहाँ पे माइनस ऑफ log ऑफ h प्लस जब भी लिखा रहे, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा, ph, ठीक है। ph मैं आपको बताऊंगा लास्ट क्लास के, सेकंड लास्ट क्लास में, ठीक है, वहाँ पे ph को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे अपन बफर विलियम के पहले। बट अभी ध्यान रखो, जब भी ph में लिख रहा हूँ उसका मतलब क्या हो जाता है, उसका सीधा सीधा मतलब होता है log ऑफ h प्लस किस में, ये माइनस में, ठीक है। अब देखो समझना बातों को, यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस ऑफ 1/2 log ऑफ के डब्ल्यू। सर ये यहाँ से यहाँ पे प्लस कैसे हो गया। अब देखो ना, आप एक बात ध्यान से समझो, ये तभी समझ में आएगी जब आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक, कितना लिखा हुआ, माइनस ऑफ 1/2 log ऑफ के डब्ल्यू। इसको मैंने कितना लिख दिया यहाँ पे, 1/2 पी के डब्ल्यू, है ना, 1/2 पी के डब्ल्यू। अच्छा, अब आपको रिलेशन समझाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि 1/2 से 1/2 कैंसिल कर दिया, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई आपत्ति यहाँ पे नहीं है। अच्छा, इधर कितना बचा हुआ है, माइनस ऑफ log ऑफ के डब्ल्यू बचा हुआ है, इधर कितना बचा हुआ है, पी के डब्ल्यू बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, पी के डब्ल्यू बचा हुआ है। अच्छा, अब आप यहाँ पे एक बात समझो ध्यान से, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे तो देखो इस पे ध्यान दो, ये वाला छोड़ दिया था ना अपन ने, माइनस ऑफ log ऑफ के डब्ल्यू जब भी लिखा हुआ रहे तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पे, पी के डब्ल्यू लिखेंगे, ठीक है। माइनस ऑफ log ऑफ के डब्ल्यू जब भी लिखा रहेगा तब हम क्या लिखेंगे, पी के डब्ल्यू लिखेंगे। माइनस ऑफ log ऑफ के डब्ल्यू जब भी लिखा रहेगा हम क्या लिखेंगे, पी के डब्ल्यू लिखेंगे। ये याद करना है, ठीक है, ये आपको याद करना है। यानी कि जब भी माइनस ऑफ log ऑफ के डब्ल्यू लिखा रहे तो हम क्या लिखेंगे, पी के डब्ल्यू लिखेंगे। जब माइनस ऑफ log ऑफ के ए लिखा रहे तो पी के ए लिखेंगे। माइनस ऑफ log ऑफ के बी लिखा रहे तो क्या लिखेंगे, पी के बी लिखेंगे। ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्लियर है। और यहाँ पे जो 1/2 log ऑफ सी था वो वैसा का वैसा हमने माइनस में लिख दिया, ठीक है। अब समझो pH किसके बराबर आ गया, अब बातें समझ में आ रही होगी, अब ध्यान में आ रही होगी, ध्यान से समझेंगे भाई। यदि मैं बात करता हूँ तो पी के डब्ल्यू जो रहता है वो किसके बराबर रहता है, 14 के बराबर रहता है, पहले भी बताया है, याद रखना है। पी के डब्ल्यू जो रहता है वो किसके बराबर रहता है, 14 के बराबर रहता है। अच्छा, पी के डब्ल्यू यदि ये 14 के बराबर है और इसमें यदि मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या साथ नहीं आएगा क्या, बोलो भाई। यहाँ पे क्या हुआ, माइनस ऑफ 1/2 पी के बी, माइनस ऑफ 1/2 log ऑफ सी, ठीक है, ये अलग है, क्लियर है। अच्छा जी, अब आप मुझे एक बात बताओ, यदि आप साथ में से कुछ यहाँ पे वैल्यू घटा रहे हो, है ना, क्योंकि इसकी भी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आएगी, इसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आएगी। अब यदि आप साथ में से कुछ वैल्यू यहाँ पे घटाना चाह रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि सर अब जो वैल्यू मुझे मिलने वाली है pH की वो किससे कम मिलेगी, यहाँ पे 7 से कम मिलेगी। यानी कि मान क्या आएगा यहाँ पे, 7 से कम आएगा, और 7 से कम आ रहा है तो प्रकृति कौन सी, अम्लीय, ठीक है। pH का वैल्यू 7 से कम आ गया तो प्रकृति कौन सी हो जाएगी,
अम्लीय प्रकृति हो जाएगी। क्या इतनी बातें आपको समझ में आती है क्या? बोलो भाई, सही है माहौल है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? चलो जी, ये समझ लिया आपने। तो आपको ये वाली पूरी चीज़ समझ में आई या नहीं है, ये बताओ मुझे तो पहले। ये इसके आगे करके दिखाना पड़ेगा, नहीं दिखाना पड़ेगा, सिर्फ ये फॉर्मूलों को ध्यान रखो। यदि मैं तो जहाँ तक मानता हूँ यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें जो काम आ रही है ना, उनको एक बार लिख देता हूँ मैं आपके सामने, है ना। पहली बात तो क्या काम आ रही है सर, लॉग के फॉर्मूले काम आ रहे हैं। m डॉट n क्या लिखेंगे, log ऑफ m प्लस log ऑफ n लिखेंगे। दूसरी बात, log ऑफ m बाई n क्या होता है, log ऑफ m माइनस log ऑफ n होता है। तीसरी बात, log ऑफ m की पावर यदि n दे रखा हो तो क्या लिखेंगे, n आगे शिफ्ट हो जाएगा और log ऑफ m हो जाएगा। पहले तो ये तीन log के फॉर्मूले हैं। उसके बाद में अगली बातें समझना, यदि कभी भी आपके सामने मैं बात करता हूँ यहाँ पे, यदि कभी भी आपके सामने बात करूँ मैं कि माइनस ऑफ log ऑफ के डब्ल्यू, है ना, माइनस ऑफ log ऑफ के डब्ल्यू, वो किसके बराबर रहेगा, तो ध्यान रखना वो किसके बराबर रहेगा, पी के डब्ल्यू के बराबर रहेगा। वो किसके बराबर रहेगा, पी के डब्ल्यू के बराबर रहेगा। दूसरी एक और बात जानो, अच्छा, यदि माइनस ऑफ log ऑफ के डब्ल्यू पी के डब्ल्यू के बराबर है तो माइनस ऑफ log ऑफ के ए भी किसके बराबर होगा, पी के ए के बराबर होगा। और यदि बी आ जाए तो यहाँ पे बी के बराबर होगा। ठीक है, इतनी तो बातें अंडरस्टूड है। अच्छा, एक और बात ध्यान रखो कि पी के डब्ल्यू जो रहता है ना, पी के जो डब्ल्यू रहेगा, पी के डब्ल्यू रहेगा उसकी वैल्यू कितनी, 14। तीसरी एक और बात याद रखनी है सर, माइनस ऑफ log ऑफ एच प्लस आ जाए, ठीक है, तो उसको ध्यान रखना है, वो क्या लिखा जाएगा, पी एच लिखा जाएगा। बस ये लो खत्म। ठीक है, इतनी ही बातें ध्यान रखनी है, यानी कि 3 फॉर्मूले ये, ठीक है, और 3 फॉर्मूले ये, बस। उसके बाद आराम से पीएच की कैलकुलेशन आप करो। काफ़ी इजी है यार ये, मतलब सिंपल मैथ है ना, इसमें कुछ वो केमिस्ट्री मैंने लगाई नहीं है, केमिस्ट्री तो बहुत पहले ख़त्म हो गई। ये सिर्फ और सिर्फ मैथ चल रही है, जितना मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ पीएच का मान निकालना। ठीक है, और कंटिन्यू रखो, आगे आने वाले 3 लेक्चर तक हम यही कहानी बार बार से दोहराएंगे, तो वैसे ही चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है भाई, पक्की बात है। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।